ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री चल रही है। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हम एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, एचएसएबी वाला। अब हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, संक्रमण धातु संकुलों में बंधन, जिसको हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग भी कहते हैं। सेकंड यूनिट है हमारी संक्रमण धातु संकुलों में बंधन। इसको हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग भी कहते हैं, धातु लिगेंड बंधन। क्या कहते हैं इसको? इसे हम धातु लिगेंड बंधन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, संक्रमण धातु संकुलों में जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है, उसे समझने के लिए क्या है, हमने पढ़ा है वीबीटी सिद्धांत होता है, वीबीटी उसको समझाता है। उसके अलावा वीबीटी के साथ सीएफटी भी क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नेचर को समझाता है। धातु लिगेंड के बीच जो बंधन होता है, सीएफटी भी समझाता है। अब जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, वो सबसे पहले आया कि जो धातु लिगेंड के मध्य बंधन होता है, उसको कैसे समझाते हैं। तो देखो, धातु लिगेंड जो बॉन्डिंग होती है, उसको समझाने के लिए सिद्धांत जो दिया गया वो होता है वीबीटी। क्या होता है? वीबीटी। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में वीबीटी कहते हैं। हिंदी में अगर इसको देखें तो हम कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, जो कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जिसको शॉर्ट में वीबीटी कहते हैं। तो इस यूनिट के अंदर हमारे क्या है, वीबीटी का ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन रोल यहाँ पर वीबीटी की लिमिटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन पहले क्या है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है वो क्या होता है। तो देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को समझाने का प्रयास किया गया, और ये जो सिद्धांत है वो सिज्विक और पावेल के द्वारा दिया गया। वीबीटी सिद्धांत दिया गया सिज्विक व पॉलिंग। ये दो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया। सिज्विक और पॉलिंग के द्वारा इसको दिया गया, और इसके अंदर ये बताया गया कि जो लिगेंड होता है वो केंद्रीय धातु आयन के रिक्त जो डी कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या इलेक्ट्रॉन दान करता है। यानी कि अपन यहाँ पर कहें कि ये मेटल है, ये धातु हो गई, और ये यहाँ पर क्या हो गया, लिगेंड हो गया। तो ये कहा गया कि लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि मेटल के पास रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं। तो इस सिद्धांत में यह बताया गया कि जो केंद्रीय धातु है, इसके पास पहली चीज तो, अगर ये धातु लिगेंड बंधन होना चाहिए तो इसके लिए क्या है, पहली चीज कि धातु के पास रिक्त डी ऑर्बिटल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रिक्त डी, या फिर हम कह सकते हैं एनएस और एनपी ऑर्बिटल होने चाहिए। क्या कह सकते हैं हम कि धातु के पास, केंद्रीय धातु है ये, और ये क्या है हमारा, ये लिगेंड है।
जो कि दाता की तरह कार्य करेगा, और केंद्रीय धातु है ये ग्राही की तरह कार्य करेगी। ठीक है, अब ये बताया गया कि केंद्रीय धातु के पास n-1 d ऑर्बिटल या nd ऑर्बिटल या ns ऑर्बिटल या np ऑर्बिटल रिक्त होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या होने चाहिए? रिक्त ऑर्बिटल ये उपस्थित होने चाहिए, n-1d हो या nd हो। ns और np ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो केंद्रीय धातु के पास रिक्त यानी खाली होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, लिगेंड जो है वो दाता परमाणु है, तो ये लॉन्ग पेयर यानी एलपी, एलपी का मतलब होता है लॉन्ग पेयर, ये एलपी को दान करता है। क्या करता है? दान करता है। ठीक है, अब देखो, जब लिगेंड लॉन्ग पेयर को केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में क्या करता है? दान करता है, तो उससे ये बंध बनता है, इसे ही हम कहते हैं धातु लिगेंड बंधन। और ये जो बंध है ये उपसह संयोजी बंध होता है। कैसा है? उपसह संयोजी बंध होता है। ठीक है, और ये जो उपसह संयोजी बंध है एक प्रकार का सिग्मा बंधी होता है। जब भी संकरण ज्ञात करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, तो इस उपसह संयोजी बंध को एक सिग्मा बंध माना जाता है। क्या माना जाता है? सिग्मा बंध माना जाता है। ठीक है, अब देखो, ये जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है इसके अंदर क्या है? संकरण और संकुल की ज्यामिति के बारे में कुछ हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कि किस तरह से उसको व्यक्त किया जाता है। तो देखो यहाँ पे, और ये जो लिगेंड होता है इसकी जितनी संख्या धातु के साथ समन्वय मंडल में उपस्थित होती है, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं FeCl का होल 6 और यहां पर मैंने ले लिया K3। क्या ले लिया? K3। अब देखो, ये जो संकुल है, इस संकुल में ये केंद्रीय धातु हो गई सेंट्रल मेटल, ये हमारा हो गया लिगेंड। तो देखो, समन्वय संख्या क्या है, ये हमारा यहाँ पे विस्तार से हमको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ले रहा हूँ। Cn लिगेंड है, तो जितने लिगेंड उपस्थित होते हैं इस समन्वय मंडल में, ये पूरा क्या हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक समन्वय मंडल हो गया। क्या हो गया? समन्वय मंडल हो गया। ठीक है, अब ये समन्वय मंडल जो है इसमें लिगेंड और सेंट्रल मेटल उपस्थित है, ये वाला पूरा जो है बड़े कोष्टक में ये समन्वय मंडल है। अब इसमें जितने लिगेंड हैं उतनी ही समन्वय संख्या होती है किसकी? केंद्रीय धातु आयन की। तो यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6। तो इसी समन्वय संख्या के आधार पर हम क्या है, संकरण और ज्यामिति को थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं कहता हूं पहले नंबर पे कि अगर किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या 6 है, क्या है? समन्वय संख्या 6 है, तो उसमें दो संकरण हो सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि समन्वय संख्या 6 है तो उसमें sp3d2 संकरण हो सकता है या d2sp3 संकरण हो सकता है। क्लियर है? यानी कि समन्वय संख्या 6 जहां पर है केंद्रीय धातु आयन की संकुल में, वहां दो संकरण पाए जाने की संभावना है, या तो sp3d2 या d2sp3। तो यहाँ पर जब ये संकरण होगा तो दोनों ही संकरणों में sp3d2 में भी और d2sp3 में भी जो ज्यामिति होगी, क्या होगी? संकुल की जो ज्यामिति होगी वो अष्टफलकीय होगी। ऐसी होगी? अष्टफलकीय हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। यदि समन्वय संख्या का मान 5 है, कितना है? समन्वय संख्या का मान 5 है, तो संकरण का जो प्रकार है या तो वो sp3d हो सकता है, तो संकरण हो सकता है sp3d, या संकरण हो सकता है dsp2।
क्या हो सकता है, DsP3, P2 नहीं, DsP3। अब देखो समन्वय संख्या 5 है तो दो संकरण पॉसिबल है, sp3d या DsP3। अब ये पॉसिबल है तो यहाँ पर ज्यामिति जो होगी दोनों ही संकरणों में वो TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडल ऐसी होगी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडल। ठीक है, चाहे संकरण sp3d हो या DsP3 हो, ज्योमेट्री जो है संकरण कॉम्प्लेक्स की वो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय प्रकार की होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अगर हम कहें तीसरा प्रकार समन्वय संख्या का मान 4 है केंद्रीय धातु आयन की, ये सेंट्रल मेटल है और इसमें जितने लिगेंड होते हैं वो समन्वय संख्या होती है। तो समन्वय संख्या का मान यदि 4 है, कितना है 4, तो यहाँ पर क्या है, संकरण की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर हो सकती है। जैसे एक तो यहाँ पर हो सकता है sp3 संकरण, या कह सकते हैं यहाँ पर DsP2 संकरण हो सकता है। क्या हो सकता है, DsP2 संकरण हो सकता है। अब यहाँ पर भी क्या है, ज्यामिति जो है वो अलग अलग हो जाएगी। अगर संकरण sp3 है, क्या है, संकरण sp3 है तो उसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। और अगर संकरण DsP2 है तो उसकी जो ज्यामिति है वो वर्ग समतली होगी, वर्ग समतली। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर संकरण sp3 है तो चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी संकुल की, और संकरण DsP2 है तो वर्ग समतली ज्यामिति होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, sp3 DsP2 संकरण, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, VBT जहां पर प्रिंसिपल है। अगर समन्वय संख्या का मान 3 है तो संकरण जो है वहां पर sp2 होगा। कैसा होगा, संकरण sp2 होगा, और यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी कॉम्प्लेक्स की वो कैसी होगी जाएगी, समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय। और यदि लास्ट एंड फाइनल समन्वय संख्या 2 है तो वहां पर संकरण हो जाएगा sp और उसकी ज्यामिति हो जाएगी रेखीय। कैसी हो जाएगी, रेखीय। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा था VBT के अंदर संकरण ज्यामिति कैसी होगी समन्वय संख्या के आधार पर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन आता है जो इस यूनिट में इम्पोर्टेंट है, लिमिटेशंस ऑफ VBT। क्या है, लिमिटेशंस ऑफ VBT। देखो लिमिटेशंस VBT में हम ये देखेंगे कि VBT सिद्धांत क्या क्या नहीं समझा पाया, किस किस की व्याख्या नहीं कर पाया, ये देखेंगे हम यहाँ पर VBT के अंदर। तो उसके अंदर हमें क्या करना है कि लिमिटेशंस ऑफ VBT के अंदर आपसे पूछता है कि इसकी कोई 2 कमियां बताइए, 4 कमी बताइए, या आपसे कह देता है किसी एक कमी को उठा के रख देता है कि ये होता है और ये नहीं होता है, तो वो आपको VBT की लिमिटेशंस एक्सप्लेन करनी है। तो देखो लिमिटेशंस ऑफ VBT, लिमिटेशंस ऑफ VBT। तो
तो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी में पहली लिमिटेशन हम ये कह सकते हैं कि वीबीटी जो सिद्धांत है, ये वीबीटी सिद्धांत संक्रमण धातु जो यौगिक होते हैं या संकुल होते हैं उनके रंग को समझाने में असफल रहा। वीबीटी संक्रमण धातु संकुल या संकुलों में रंग की व्याख्या नहीं कर सका। यानी संक्रमण धातु संकुलों का रंग जो है उसके बारे में ये कुछ नहीं बता सकता। ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो वीबीटी है ये चुंबकीय गुणों को भी समझाने में असमर्थ रहा। चुंबकीय गुणधर्मों को समझाने में असमर्थ रहा। यानी ये चुंबकीय गुणों को भी नहीं समझा सका और चुंबकीय गुणों पर ताप के प्रभाव को नहीं समझा सका। तीसरा हम कह सकते हैं यह चुंबकीय गुणों पर ताप के प्रभाव को नहीं समझा सका। यानी चुंबकीय गुण जो है वो ताप से किस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं उसको ये समझाने में असमर्थ रहा वीबीटी। उसका इसने कोई जवाब नहीं दिया या इसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। ठीक है। अब जैसे चुंबकीय गुणों की हम बात करें तो चुंबकीय गुणों को समझाने में कैसे असमर्थ रहा ये हम ऐसे समझते हैं इसको। आपके सामने मैं दो संकुल लिख देता हूं यहां पर। NiCN का होल 4 -2 और दूसरा लिखा है मैंने NiCl का होल 4 या NiCl4। इसको मैंने सीधा लिख दिया और इस पे भी -2। तो हम कहते हैं या इन दोनों संकुलों में ये जो है ये तो कैसा है प्रतिचुंबकीय है और ये जो है ये अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय देखो यहाँ पर केंद्रीय धातु समान है, यहाँ भी निकल है यहाँ भी निकल है, निकल यहाँ भी +2 में है यहाँ भी +2 में है। केवल यहाँ पर लिगेंड बदल गया, CN से Cl हो गया। संख्या समान है, 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है, लेकिन ये प्रतिचुंबकीय है और ये अनुचुंबकीय है तो चुंबकीय गुण हो गया। तो वीबीटी जो है इसको नहीं समझा पाया कि ये NiCl4 जो है वो अनुचुंबकीय होता है और NiCN4 जो है वो प्रतिचुंबकीय होता है। और चुंबकीय गुणों के साथ साथ ये ज्यामिति को भी समझाने में असफल रहा। यानी कि ये जो NiCN4 है कौन है NiCN4 जो है इसकी जो ज्यामिति होती है NiCN4 की वो वर्ग समतली होती है। अच्छी होती है वर्ग समतलीय। और वर्ग समतलीय ज्यामिति का मतलब अभी हमने देखा था टेबल में संकरण हो जाएगा DsP2। कौन सा DsP2 संकरण हो जाएगा। जबकि इसकी ज्यामिति जो है वो चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय होती है और चतुष्फलकीय ज्यामिति का संकरण होता है sp3। इसको भी समझाने में ये असफल रहा सिद्धांत जो है। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से देखें, दोनों कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं। देखो इधर मैंने ले लिया यहाँ पर
NiCN का होल 4 -2 और इधर मैं ले लेता हूं यहाँ पे NiCl4 -2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स है। अब देखो यहाँ पर निकल होता है Ni जो है ये सेकंड के अंदर है, यानी +2 ऑक्सीकरण अंक में है। इसमें है इसका ऑक्सीडेशन अंक जो है +2 है। इसको हम ऐसे देखें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। ठीक है, दोनों में समन्वय संख्या जो है वो समान है, ऑक्सीकरण अंक समान है। अगर निकल का यहाँ पर CN कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो इसमें भी 4 है और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी 4 ही लिगेंड यहाँ पर है, 4 ही उधर है। ठीक है, दोनों में ऑक्सीकरण अंक समान है, लिगेंड समान है। अब देखो निकल जो होता है Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28। कितना होता है? 28। अब ये 28 होता है तो इसका यदि संकरण लिखा जाए तो अपन मैं लास्ट लिख रहा हूं यहाँ पर आर्गन 18 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ N-1 3D8 4s4। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन S में पहले जाएंगे, D में बाद में जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो मैंने उस तरह से लिख दिया है। तो देखो निकिल जो है +2 में है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने, Ni+2, तो +2 में क्या रह जाएगा, आर्गन 3D8, ये बच जाएगा। अब ये यहाँ पर बच गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इधर भी सेम कंडीशन होगी, ये कंडीशन यहाँ होगी और यहाँ पर होगी, दोनों में समान होगी। अब अंतर की बात आती है, जब इसको यहाँ पर देखते हैं तो हम बनाते हैं यहाँ पर देखो ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले एक एक भरते हैं। ये 3D हो गया, 5 6 7 8, ये हो गया। अब देखो 3D भर गया यहाँ पर, ये 3D, उसके बाद मैं यहाँ बना देता हूँ 4s और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4p। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या किया हमने, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर लिगेंड देखो अब कौन सा है, CN। और CN क्या है, एक प्रबल लिगेंड होता है। मैं ये आपको CFT के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, CFT की नॉलेज से। VBT इसको नहीं बता सका, VBT इसको यहाँ पर नहीं बता सका कि ये लिगेंड से प्रभावित हो रहा है कि दुर्बल प्रबल लिगेंड क्या है। VBT को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, यानी उस सिद्धांत में इसका कहीं कोई व्याख्या नहीं थी। तो यहाँ पर क्या है, जब लिगेंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, तो कंडीशन कुछ ऐसे हो जाती है, ये S और ये P। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब लिगेंड 4 है तो 4 लॉन्ग पेयर आएंगे, क्या आएंगे, 4 लॉन्ग पेयर आएंगे। अब जब यहाँ पर 4 लॉन्ग पेयर आएंगे तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखो ये जो है एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित यहीं आ जाता है, यानी ये इसको पीछे की तरफ युग्मित कर देता है। ठीक है, तो देखो स्थिति ये बन जाती है, एक खाली हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या किया, CN ने अपना लॉन्ग पेयर दे दिया, एक यहाँ पर दे दिया CN ने लॉन्ग पेयर, एक यहाँ पर दे दिया CN ने लॉन्ग पेयर और एक यहाँ पर दे दिया। तो 4 CN थे, 4 CN ने लॉन्ग पेयर दे दिया। तो यहाँ पर संकरण क्या बन गया, एक D काम में आ रहा है, एक S काम में आ रहा है, 2 P काम में आ रहे हैं। तो संकरण यहाँ पर हमारा हो गया DsP2।
और DsP2 संकरण जब होता है तो ज्यामिति हमारी क्या बनती है, वर्ग समतली, वर्ग समतल। दूसरी तरफ बात करते हैं, यहां पर बात करें तो यहां पर देखो 3D 4S और ये 4P, ठीक है। अब यहां पर 3D में वही पहले तो 6 7 8, लेकिन यहाँ पर Cl लिगेंड है और Cl क्या है, CFT कहता है कि वीक है, लेकिन VBT इसको नहीं समझा सका, तो ये क्या है, युग्मित नहीं हो पाएंगे। अब देखो Cl ने क्या किया, Cl जो है, Cl ने यहाँ पर लॉन्ग पेयर दे दिया, एक यहाँ दे दिया Cl ने, एक यहाँ दे दिया Cl ने, और एक यहाँ दे दिया। ये एक S काम में आया, 3 T काम में आ रहे हैं, तो संकरण हो गया sp3। क्या हो गया, sp3, और sp3 का हमने चार्ट देखा था, चतुष्फलकीय होती है, ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय होती है। तो देखो, एक तो ये ज्यामिति नहीं समझा पाया VBT, इसमें तो वर्ग समतलीय है, इसमें चतुष्फलकीय है, ठीक है। दूसरा ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय नहीं बता पाया। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये देखो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं, युग्मित। और जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय। कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय। तो ये प्रतिचुंबकीय है, क्या है, प्रतिचुंबकीय। जबकि यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, और अयुग्मित है तो वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। कैसा होगा, अनुचुंबकीय। तो ये VBT जो है इसको नहीं समझा पाया कि NiCN का Al4 - 2 कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, और इसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय है। दूसरा इसका संकरण DsP2 है, जबकि NiCl4 - 2 में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण अनुचुंबकीय है, चतुष्फलकीय है, और संकरण भी sp3 है। तो ये क्या अंतर आ रहा है इनके अंदर, जबकि ऑक्सीकरण अवस्था समान है, समन्वय संख्या समान है। तो इसको VBT नहीं समझा सकता। तो आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन डाल सकता है कि NiCN का Al4 - 2 कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, जबकि NiCl4 - 2 अनुचुंबकीय है। क्यों, ये कैसा है, अनुचुंबकीय। तो फिर आपको बिल्कुल एजिटी जैसे कि ऐसे ही समझाना है ज्यामिति तक। कहां तक, ज्यामिति। अगर इसकी ज्यामिति की बात करें, इसकी NiCN4 की, तो मैं यहां बना देता हूं NiCN, ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, और इस पूरे पर माइनस, ये आपकी हो गई वर्ग समतली। और इसकी बात करें तो इसकी ज्यामिति हो जाएगी Ni, इस पूरे के ऊपर माइनस, ये चतुष्फलकीय ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको ध्यान में रखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय, तो आपको एज इट इज पूरा ज्योमेट्री के साथ संकरण सब कुछ बताना होगा, ठीक। और लिमिटेशन है बाकी कुछ, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली क्लास में, किस तरह से VBT जो है संकुलों के व्यवहार को समझाने में असफल है।